स्टूडेंट्स, yesterday हम लोगों ने जो है वो मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था ए लेवल्स मैथ्स पेपर 1 का और ओ लेवल्स का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ए लेवल्स का मॉक इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं कल ही नहीं इसको अपलोड कर सका, इसलिए आज अपलोड कर रहा हूँ। अब ये एक बेनिफिट ये है कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया पहले से, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो आप लोग का ये वीडियो को देखने का मकसद ये मॉक का ये मकसद था। पहले मैं मॉक का मकसद बता दूँ। मॉक का ये मकसद था कि आप लोग सबका सेल्फ टेस्ट हो जाए, आप लोग खुद से देख सको कि आप लोग का क्या स्कोर आ रहा है बिफोर द CAI एग्ज़ाम। सेकेंडली, अब इसका क्या मकसद है इस वीडियो का? इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ यहाँ से पता चल जाए। वैसे ये पूरा सॉल्व है, लेकिन अगर जो भी ऐसा कोई टेक्निकल पार्ट आएगा तो मैं उसको इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा भी सॉल्व करूँगा, डोंट वरी। तो इंशाल्लाह आप लोग क्या करो, टैली करो मार्क्स को और चेक करो कि आप लोग के स्कोर कितने आ रहे हैं। अगर हमारा जो ग्रुप बना हुआ है मॉक का, उसमें अगर आप डालना चाहो अपने मार्क्स तो बहुत अच्छी बात है, एक थ्रेशोल्ड बन के आ जाएगा, सबको कह रहा हूँ। या फिर नहीं डालना चाहो तो अपने पास वो मार्क्स आप लोग रख सकते हो और अपनी गलतियाँ जो भी आप लोगों ने की हैं उनको जो है वो ठीक कर सकते हो। और तीसरी बात ये है कि ये इस मॉक के हवाले से मैं बता दूं तो इंटरेस्टिंग था, अच्छा मॉक था, बस इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है। और 2 क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा जो मैंने टेक्निकल क्वेश्चन दिए थे, अच्छे क्वेश्चन दिए थे। तो 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो मज़े के क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। और एक गलती ये हो गई थी कि इसके अंदर 6 मार्क्स की रेपिटेशन हो गई है, तो उसको अगर इग्नोर करें। मार्किंग कैसे करें उसकी? मार्किंग कैसे कर लेना कि अगर जाहिर सी बात है फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों ने सही किए होंगे, उसके जो रिपीटेड पार्ट होंगे आप उसको भी सही मार्क दोगे। वैसे तो जो रिपीट पार्ट हुआ है वो बहुत आसान है, तो मोस्ट लाइकली सबका सही ही होगा। और इस तरीके से आप लोग उसकी मार्किंग कर लेना। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कर्व हैज़ इक्वेशन y = 2x पावर 3/2 - 3x - 4x पावर 1/2 + 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 4,0। अच्छा, कर्व टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो कर्व का वो पॉइंट चाहिए मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है इक्वेशन बनाने के लिए? हमेशा ग्रेडियंट चाहिए होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर? हमें इस कर्व को dy/dx करना पड़ेगा ताकि स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ टेंजेंट बन रहा है 4,0 पे, तो हमें वो कोऑर्डिनेट मिल जाए, वो हमें ग्रेडियंट मिल जाए विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एंड द हेल्प ऑफ द dy/dx ऑफ द कर्व। dy/dx वो खास जगह का आपको ग्रेडियंट बता देगा। अब सबको ही आती होगी dy/dx, जाहिर सी बात है, कल तो एग्ज़ाम है। तो 2x की पावर 3/2, एक मैं ज़रा सा बस दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग सब कर सकते हो। तो ये जाएगा 2x पावर 3/2, मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, पावर तो 3 × 2/2 x, और x में से पावर में से 1 माइनस करते हैं तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 1/2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 3x की पावर 1/2, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोग। अच्छा, फिर आगे क्या होगी? 3x की माइनस 3x की माइनस 3 हो जाएगी, और फिर जो भी हमारे पास 4x पावर 1/2 है, 1/2 उतारो, 4 से डिवाइड करवाओ, 2 आएगा, और पावर माइनस करो जो आप लोगों को आती है। सही है। उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद जो है वो dy/dx की जो इक्वेशन है, मैंने उसके अंदर x कोऑर्डिनेट डाल दिया उस जगह का जहाँ पे मुझे ग्रेडियंट चाहिए। तो टेंजेंट कहाँ बन रहा है 4,0 पे, तो मैंने यहाँ 4 डाल दिया, और उसके बाद इसको जब सॉल्व किया तो dy/dx कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अच्छा, जब ग्रेडियंट पता चल गया तो हमें देखना है कि ग्रेडियंट और एक पॉइंट, उस पॉइंट की मदद से और ग्रेडियंट की मदद से हम टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाई है। 4 मार्क का था, आराम से इजीली 4 मार्क्स आप लोगों ने अचीव कर लिए होंगे। बहुत मुश्किल, बिल्कुल आसान था ये, बस आप लोगों को उसकी डिफ्रेंशिएशन देखनी थी। अगर किसी ने डिफ्रेंशिएशन में छोटा सा ब्लंडर कर लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। आगे चलते हैं। द कर्व हैज़ इक्वेशन -2,6। द इक्वेशन of the perpendicular bisector of the line AB is 2y = 3x + 5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AB। अच्छा, हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट A कोऑर्डिनेट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन AB है, ये A है, ये B है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसी रफली बनाया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन और उसकी ग्रेडियंट का ताल्लुक ये होता है कि जो नॉर्मल हमारे पास लाइन है उसका परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों के ग्रेडियंट्स में क्या फ़र्क होता है? ग्रेडियंट साइन चेंज और इन्वर्स हो जाता है। जैसे अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैंने इस इक्वेशन में से ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट किया है, चेक करो, 2y = 3x + 5, मैंने इसको y = mx + c की फॉर्म में अरेंज करा और मैंने इसके अंदर से ग्रेडियंट निकाल लिया। ग्रेडियंट 3/2 है,
तो अगर परपेंडिकुलर का 3/2 है तो हमारी लाइन ए बी का क्या हो जाएगा, -2/3, जैसा मैंने बताया कि साइन चेंज होती है और रेसिप्रोकल हो जाता है। अब क्या है, अब हमें ये कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी इतना है और कोऑर्डिनेट ए भी मौजूद है। कोऑर्डिनेट ए, हमें अगर लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी चाहिए तो कोऑर्डिनेट ए यूज़ कर सकते हैं और हम लोग ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, जो हमने अभी ग्रेडियंट निकाला है। ये रहा हमारा ग्रेडियंट और ये रहा हमारा पॉइंट, जिसकी मदद से हम लोग फिर लाइन ए बी, क्योंकि ए बी का ग्रेडियंट आ गया तो ए बी का पॉइंट मिल जाएगा, आप लोग आराम से इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी बना सकते हो। यहाँ पे बन गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ओके, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऐसे निकल सकते हैं कि हम एक काम करें, हम लोग पहले मिड पॉइंट निकाल दें। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मिड पॉइंट अगर निकाल लेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल ऐसी लाइन है, हम उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ पे समझो ए है, यहाँ पे बी है, ऐसी रफ बना रहा हूँ मैं, तो फ़ायदा ये होगा आपको, ये कोऑर्डिनेट सब पता चल जाएगा। मिड पॉइंट जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ, बी चेक कर सकते हो आप लोग, तो ये मिल जाएगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेट ए गिवन था, कोऑर्डिनेट ऑफ एम भी मिल गया, मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ बी नहीं था, उसको मैंने एक्स वाई लिख दिया और मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। वो लेवल्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने मिड पॉइंट का फार्मूला, तो या मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं, मैंने यहाँ सॉरी मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं लगाया, मैंने वेक्टर मेथड से कर लिया। -2 था और 1 है, तो कितना चेंज आया एक्स में? एक्स में चेंज आया 3 का, तो 1 के बाद भी 3 का चेंज आएगा, तो 1 के बाद 3 का चेंज 4 होता है। देखो ऐसे मिड पॉइंट्स के ज़रिए मैंने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ y की, तो कितना चेंज है? -2 का चेंज है, तो फर्दर -2 का चेंज करूँगा ताकि मैं y निकाल लूँ, तो 4 में से -2 किया तो 2 आ गया। इस तरीके से मैंने मिड पॉइंट के ज़रिए और एक कोऑर्डिनेट के ज़रिए मैंने क्या निकाला है, मैंने जो है पॉइंट b निकाल लिया। ठीक है जी, इसका पार्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पार्ट ए में जल्दी से बात करेंगे। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि अगर हमारा नीचे कोई ऐसा एक्स की पावर आ रही हो और ऊपर ऐसी एक्स की पावर आ रही हो जो सेम हो, लेट से 3 और ऊपर भी 3, तो कैंसिल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स नहीं आना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, ये बात याद रहे। कुछ बच्चे ये करते हैं, क्या नाम है, 6CR और फिर वो करते हैं 2/x r n-r सॉरी, और फिर उसके बाद करते हैं -3x और फिर r करते हैं, फिर वो r फाइंड करते हैं, फिर करते हैं। कोई मसला नहीं है, कर सकते हो, लेकिन 2 मार्क के लिए वो भी चीज़ जस्टिफाइड रहती नहीं है। तो थोड़ा सा सोचें ना, अगर हम लोग तो भी हो सकता है। अगर हम लोगों के पास NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला ये होता है कि पहली वाली टर्म जो भी होगी उस पर क्या लगा जाएगा, n-r, और दूसरी वाली टर्म में हमेशा r लगता है। तो ऐसे याद रखना कि आपको क्या करना है, इधर भी ऐसा कुछ सोचना है। अगर 6CR है तो आपको ऐसा सोचना है कि यहाँ पे भी 3 है और वहाँ पे भी 3 है, क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आ रही है, x जो है डिनोमिनेटर में और वहाँ पे न्यूमरेटर में, तो पावर सेम हो जाएगी फिर और वो कैंसिल हो जाएगा। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। आगे चलते हैं, ये आ रहा है हमारा -4320। अच्छा आगे चलते हैं पार्ट बी पे, ये इंटरेस्टिंग था। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच देयर इज़ नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेंशन। ये यहीं पे कंफ्यूज हुए होंगे ज़्यादातर बच्चे, ये नो टर्म का क्या मतलब है भाई। नो टर्म का मतलब ये है कि आपकी ये जो एक्सपेंशन है ना, इसमें ऐसा a की वैल्यू ऐसी फाइंड करो जिसकी वजह से फिर आपको, जिसकी वजह से जो भी एक्सपेंशन है ना अंदर, उसके अंदर हमारे पास कोई प्लस माइनस करके जो भी बचे, जो भी हमारे पास अंदर सॉल्यूशन हो, तो जो भी सॉल्व हो हमारी इक्वेशन, उसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वाली टर्म बचे ही ना। नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब ही यही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा, इसको ज़रा फोकस करना पड़ेगा कि अगर हम लोग ax² को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, यहाँ पे जो भी टर्म आए। अच्छा यहाँ पे ऐसा क्या नंबर चाहिए होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ ax² के साथ, तो सिर्फ a आ जाए कांस्टेंट। तो हमने क्या करना है, वही 6c2 लगाएंगे। अब 6c2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ n-r के ज़रिए 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिसकी मदद से नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या है, ऊपर 2 है, तो नीचे अपॉन 2 बचेगा, सॉरी अपॉन x² बचेगा, x की पावर 2 बचेगी। फिर ये क्या फ़ायदा दे सकती है, ये फ़ायदा दे सकती है कि अगर इसको मल्टीप्लाई कराया जाए इसके साथ जो ये हमें दिया हुआ है 1 + ax² दिया हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराई जाए इस चीज़ को। देखो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाले पार्ट में, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये x और x ख़त्म हो जाएंगे।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास दोबारा इंडिपेंडेंट आ जाएगी वैल्यू। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों निकाली सर, ये तो नो टर्म इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है, तो यही तो टेक्निकल बात अभी समझ में आएगा आगे। हम लोगों ने क्या किया, दोबारा एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। मैंने 62 लगाया यहाँ पे ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाए। कोई अगर आर वाले मेथड से करना चाह रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी तो वो भी कर सकता है। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर निकाला, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आया, आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कराया विद द टर्म ए एक्स स्क्वायर, ताकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाए और आपके पास सिर्फ 2160 ए आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। अब इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ 4320 से, 2160 ए को मैं इक्वेट कर रहा हूँ विद 4320। क्यों कर रहा हूँ, ऊपर मेरे पास क्या है -4320 और नीचे मैं पॉजिटिव से क्यों इक्वेट कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं समझता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ज़रा एक बात को समझना, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा के एक एक्सपेंशन लेकर आ रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा अगर पॉजिटिव 4320 आएगा तो वो नेगेटिव 4320 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हेंस देयर विल बी नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बात समझ में आई कि कोई देयर विल बी नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ऊपर की एक्सपेंशन जो अभी हम लोगों ने देखा कि एक हमारे पास आएगा -4320, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। और अगर हम लोग +4320 रख के ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +4320 आएगा, तो फिर उससे ये फ़ायदा होगा कि -4320 और +4320 ख़त्म हो जाएगा, तो देयर विल बी नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी कि देखो -4320 ऊपर आया था एक्सपेंशन में, वही मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, तभी तो -4320 आपके पास मौजूद होगा इसके एक्सपेंशन में। और फिर आपने एक और अच्छा गेम कर दिया कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या निकाल दिया 2160 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ। तो एक और आपकी एक्सपेंशन होनी चाहिए जिसके अंदर जो भी आंसर होगा, लेट से इसको सॉल्व कराया, हमें ये पहले से पता था समझो ऐसी, तो हमारे पास +4320 आ रहा है, तो देयर विल बी नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ख़त्म हो जाएगा ये, तभी मैंने यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करके जो निकाली है उसको मैंने बराबर किया है विद 4, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बराबर होगी 4320 से, ताकि +4320 -4320 कैंसिल हो जाए। और हमारा आंसर अब देखो ए को बराबर करने से हमारा 2160 ए को 4320 ए से बराबर करने से हमें ए पता चल गया कि हमारा ए क्या होगा। दिस वॉज टेक्निकल, क्या पता बाकी कुछ बच्चों ने क्रैक कर लिया हो, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा ये टेक्निकल क्वेश्चन था। तो ये पहला मैंने टेक्निकल क्वेश्चन डाला हुआ था। आगे चलते हैं। आई थिंक मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, आई डोंट नो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन की है हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन कैसे इंटीग्रेशन की है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड इक्वेशन गिवन है हमें, डिफरेंस dy अपॉन dx गिवन है, क्योंकि f नॉट x का मतलब यही होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमसे ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी, तो इंटीग्रेट करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन दी हुई है हम लोगों को। अब क्या करना है यहाँ पे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैंने एक दिखाया था आप लोगों को, पता नहीं वीडियो में आया नहीं, दोबारा मैं बता देता हूँ। मैंने इसको ऊपर बुलाया -1/2 और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने +1 किया। पहले रिजल्ट ऑफ द पावर निकाला जाता है, फिर उस पावर को डिवाइड किया जाता है। जो भी रिजल्ट आएगा -1/2 +1 से 1/2 आएगा, तो देखो हमने फिर डिवाइड बाय 1/2 लिखा है। इसी तरीके से ये किया है, -2 है +1 किया, -1 आया, फिर उसको डिवाइड किया, रिजल्ट को डिवाइड करा जाता है। तो ये आप लोगों को बेसिक आती ही होगी। फिर +c लिखा, +c लिखने के बाद हमें दिया, ये यहाँ पे दिया हुआ था, जिसका मतलब है हमें f3 = 1 है, इसका मतलब है हमें 3x दिया हुआ है, क्योंकि x की जगह पे 3 लिख दिया, और y1 दिया हुआ है। हमने ये कोऑर्डिनेट डाल दिए ताकि हम c निकाल सकें, और फिर हमने फाइनल इक्वेशन बना ली है। चेक कर लो आप लोग। चलो आगे चलते हैं। द कर्व y = x² + 3x + 4 इज ट्रांसलेटेड बाय 2 0। ट्रांसलेशन दी हुई है, वेक्टर दिया हुआ है हम लोगों को, x की मूवमेंट 2 है, y की मूवमेंट कोई नहीं है, तो मतलब ग्राफ जो है वो राइट साइड पे मूव हुआ होगा 2 यूनिट्स। अच्छा, मूव करने के बाद क्या हुआ होगा, अच्छा मूव करने पे क्या होती है हमारे पास, ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या होती है इक्वेशन के अंदर, तो ये ज़रा मैं समझा देता हूँ जिनको ट्रांसफॉर्मेशन बुरा लगता है। तो एक बात ज़रा समझो, लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी x की वैल्यू, क्योंकि राइट साइड जा रहा हूँ तो मेरी x की वैल्यू 2 इंक्रीज़ हो गई है, राइट पूरा ग्राफ मेरा 2 इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी हर वैल्यू जो है वो 2 की हर वैल्यू जो है वो x की इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 2। लेट से अगर 5 थी तो वो 7 हो जाएगी।
नाउ द थिंग इज, आप लोग क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप लोग x की जगह पे x माइनस टू लिख दोगे, हर जगह जहाँ x मिलेगा वहाँ x माइनस टू लिख दोगे। ये क्या रीज़न हुआ, आप तो कह रहे हैं सर कि इंक्रीज़ होगा, तो ज़रा समझो इसको, ये सब पता होगा काफ़ी बच्चों को। तो देखो एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, लेट से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या हो जाता था, क्या होता था, देखो x माइनस टू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू होगी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या देंगी, आगे जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो ब्रैकेट के अंदर इसलिए माइनस में लिखा जाता है। हमारा ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हम माइनस लिखते हैं अंदर, ताकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू टू पॉजिटिव, जाहिर है ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव टू हो जाएगा ना, किसी भी नंबर के साथ होगा, तो हमने जाहिर सी बात है कि इंक्रीज़ किया है या राइट साइड पे शिफ्ट किया है, तो ट्रांसलेशन ऐसे होती है। वेयर एज अगर जीरो दिया हुआ है तो जीरो को समझो कि हमारी कोई देयर इज़ नो वाई मूवमेंट। अगर वाई मूवमेंट होती तो हम लोग उसको ऐसे करते हैं कि इंटर के लेट से यहाँ पे वन लिखा होता तो हम पूरी इक्वेशन के आगे एंड में प्लस वन लिख देते, लेकिन खैर वाई की मूवमेंट नहीं करवाई गई है, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई, इसको एक्सपैंड करके मैंने दे दिया। एक्सपेंशन आसान है, a माइनस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। अच्छा, फिर बोला हुआ था हमारे पास ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स और इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 3f माइनस एक्स। अच्छा, दो ट्रांसफॉर्मेशंस कह रहे हैं, नज़र आ रही है। अब इसमें से देखो गलती क्या होती है, वो बोलते हैं सर कि हम लोग जो है पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बताएं, याद रहे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप लोग पहले रिफ्लेक्शन बताओ, फिर उसके बाद, अच्छा रिफ्लेक्शन है क्या है मैंने तो बताया नहीं, सॉरी। अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3f माइनस एक्स दिया हुआ है, माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव एक्स से ये नेगेटिव एक्स पे चला गया। या ऐसे कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे y एक्सिस है और लेट्स से हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, जब x का x पॉजिटिव है तो पॉइंट वहाँ चला गया, उसका x नेगेटिव हो गया। तो किस चीज़ की रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देख सकते हो आप लोग कि यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। और जब ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो किसके अलॉन्ग हुआ है, क्या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, y एक्सिस है। या फिर इस लाइन को हम लोग x इक्वल्स टू जीरो भी कहते हैं, क्योंकि जीरो को x जीरो को कट करती है। या तो y एक्सिस बोलो या x इक्वल्स टू जीरो बोलो। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिख के दिया कि ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस है, या फिर आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन इन x इक्वल्स टू जीरो है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी समझाओगे, उसके बाद ये समझाओगे कि ये 3 क्यों आ रहा है, ये 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इसको क्या कहा जाता है, इसको स्ट्रेचिंग कहा जाता है। जब भी मल्टीप्लाई हो रही हो ना आपकी पूरी इक्वेशन, और अंदर का कोई कहानी नहीं है, बाहर मल्टीप्लाई हो रही है पूरी इक्वेशन, ऐसा ही है ना, तो पूरी y हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेचिंग अलॉन्ग दी y एक्सिस हुआ है। जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था ना कुछ, जैसे लेट से अंदर 3x लिखता मैं, तो वो बोलता अलॉन्ग दी x एक्सिस हुआ है, और वो क्या हुआ है, वो स्ट्रेच हुआ है या उसको श्रिंक कहते हैं, तो वो उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन बहरहाल अभी इसके हिसाब से क्या हुआ है आप लोग इसमें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हम लोगों की पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब y के हिसाब से ग्राफ स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेचिंग में या पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह मैं इसी ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आप लोग सबको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन था और स्ट्रेचिंग है, सीक्वेंस याद रखना, रिफ्लेक्शन पहले फिर स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे पूरा कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आगे चलते हैं, हमारे पास ये सर्कुलर मेजर से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। डायग्राम शोज द पॉइंट A एंड B ऑन द सर्कल, सेंटर O एंड रेडियस R, ओके नो प्रॉब्लम। टेंजेंट टू द सर्कल एट A मीट्स एट T, ठीक है, दोनों मीट कर रहे हैं T पे। शेडेड जो है हमें बता दिया, शेडेड कैसे बताया हुआ है हमें यहाँ पे, अगर हम इसको बीच में ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल है राइट एंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये आगे सेक्टर के आगे का हिस्सा है वो शेडेड है, नज़र आ रहा है। तो हमें अगर शेडेड पार्ट निकालना भी होगा तो हमें ट्राइंगल्स के एरिया निकालने होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक का निकाल लो पहले, और फिर उसके बाद दूसरे वाले का भी निकाल लो, और दोनों को प्लस मतलब एक ही होगा ऑफ कोर्स, दूसरे वाले का अलग थोड़ी निकालेंगे, सेम टू सेम है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो पूरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ये एरिया ऑफ जो भी शेप आप लोग कह सकते हो उसको, क्वाड्रिलेटरल बोलो, ट्राइंगल है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर माइनस कर देंगे। अच्छा, आगे दिया हुआ क्या है, बोल रहे हैं इन दिस केस वेयर एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकाल देंगे हम लोग, एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मैंने बताया शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। अगर पूरा ट्राइंगल निकाल लिया उसके अंदर से अगर हम लोग माइनस कर दें सेक्टर को तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो फिर ये कह रहे हैं कि फिर शो करो कि tan थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा है, सही है।
अब पहली चीज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का मैंने कहा, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये तो आपको पता है ये रेडियस है r, लेकिन ये नहीं पता ये AT क्या होगा, तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे। अगर हमें ये पता है थीटा है पूरा 2 थीटा, तो ये हमारा सिर्फ थीटा होगा अगर इस ट्राइंगल को आप लोग फोकस कर रहे हो तो। इसी हिसाब से मैंने सबसे पहले AT निकाला, और AT हमारा क्या आ रहा है, tan थीटा का फंक्शन लगाया इसके अंदर, और हमारे पास r tan थीटा आ रहा है AT। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारी r tan थीटा आई है और हाइट हमें पता है रेडियस है। सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने फिर एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल किया जो कि मल्टीप्लाइड बाय 2 है, और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पूरा एक साथ निकाला, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकालने के लिए मैंने 2 थीटा लिया, ये बात याद रखना। यहाँ पे भी छोटा सा गेम है इसकी नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर मैं गलती भी बताऊंगा, तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप लोग की क्या पता कुछ बच्चों ने वो गलती की हो। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया, तो एरिया ऑफ शेडेड आप लोग निकाल लोगे। एरिया ऑफ शेडेड कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे ऑफ कोर्स। और जब एरिया ऑफ शेडेड निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने निकाल लिया था एरिया ऑफ शेडेड, ये रहा एरिया ऑफ शेडेड माइनस करके, तो फिर उसके बाद क्या करूँगा, आई विल इक्वेट, बिकॉज इन्होंने कहा था एरिया ऑफ शेडेड इज सेम एज द एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर के साथ इसको इक्वेट कर दूंगा। ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर और ये रहा एरिया ऑफ शेडेड, जिसमें कॉमन मैंने r ले लिया, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा शो हो जाएगा। तो आंसर ये है, बहरहाल आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से, किसी ने कोई गलती की हो तो ये सॉल्यूशन देख लेना, इंशाल्लाह PDF ही भेज दूंगा सॉल्यूशन का। तो 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा हमारा शो हो गया है। चलो आगे चलते हैं। इन केस वेयर r equals 8 and the length of the minor arc AB equals to 19.2 minor arc दी हुई है, आर्क लेंथ दी हुई है, तो ज़ाहिर है आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल्स टू r थीटा। रेडियस क्या है, दिया हुआ है 8, आर्क लेंथ कितनी है 19.2 डाल दी, 19.2 रेडियस 8 डाल दी। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती से थीटा छोड़ देते हैं कि थीटा निकालना है हम लोगों को। यहाँ अगर आप लोग गौर करो तो ये पूरा अगर माइनर आर्क का हिसाब लगाया जा रहा है तो ये पूरा का पूरा 2 थीटा है, तो ये पूरा का पूरा अगर 2 थीटा है तो उस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1.2 रेडियन। 1.2 रेडियन आएगा। एरिया ऑफ द शेडेड करेंगे हम लोग। फिर एरिया ऑफ द शेडेड हमने पहले से इक्वेशन वाइज किया हुआ है, ये रहा एरिया ऑफ शेडेड, इसी को एक्सट्रैक्ट कर लो यहाँ पे, क्योंकि हमसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मांगा हुआ है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आप लोगों को उसकी वैल्यूज़ डालनी है आप लोगों को, रेडियस की और हमारे पास एंगल की, थीटा की। तो ये आप लोगों ने डाली और आप लोगों के पास 87.8 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या हुई होगी, या मिस्टेक हुई भी होगी, करते हैं ये बच्चे मिस्टेक कि यहाँ पे सिर्फ थीटा लिख देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि बोलते हैं S इक्वल्स टू r थीटा था, ध्यान नहीं रहता कि वो 2 थीटा लिखा हुआ है ऊपर, तो वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ये गलती नहीं करना। और फिर उसके बाद आप लोगों का कुछ भी नहीं करना, एरिया ऑफ शेडेड हमने उन्हें ऊपर निकाला हुआ है, तो 87.8 आ जाएगा। मतलब ये अच्छे मार्क्स थे, 3 मार्क्स अच्छे मार्क्स थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। शो दैट द इक्वेशन 1 + sin x tan x इक्वल्स 5 cos x। एक काम करता हूँ, मैं सबको उधर ले जाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे ले गया, और cos को मैं ज़रा sin x अपॉन cos x कर लेता हूँ। जब मैंने इतना कर लिया, ये वाली इक्वेशन है, इसमें मैंने क्या किया, 5 cos x को उधर बुला लिया, माइनस करवा दिया, और यहाँ पे tan x को मैंने क्या लिख दिया, sin x अपॉन cos x। ऑफ कोर्स tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x होता है। तो मैंने tan को सॉल्व कर लिया। tan को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर में cos x आ जाएगा, सब में मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको वहाँ जाके 0 करके गायब ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैंने sin स्क्वायर x की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos में इक्वेशन थी, तो मैंने sin स्क्वायर x को ख़त्म करना है, तो sin स्क्वायर x को ख़त्म करने के लिए मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 1 - cos स्क्वायर x, ये आप लोगों को पता होगी। और जब हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाई तो अब cos के उसमें ही आ गई, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ज़रा आगे चलते हैं। हैंड सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने इसकी जो शक्ल चेंज करी थी ऊपर, उसी को हम लोग उठा लेंगे, ये रही। और उसके बाद अगर आप लोग उस तरह कर सकते हो, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक से करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर कुछ बच्चे डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो अगर कोई बोले कि लेट cos x इक्वल्स टू y, तो ईजी हो जाती है, थोड़ा शक्ल अच्छी हो जाती है इसकी, तो आराम से डर नहीं लगता कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, और आराम से सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करके y की जो भी हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके आंसर आ रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, फिर इक्वेट करना पड़ेगा अगेन विद cos x, क्योंकि y के आंसर्स थे। अक्सर यहीं पे छोड़ देते बच्चे कि हमारा काम हो गया, वो हमसे एंगल्स पूछ रहे हैं।
अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा, कॉस इन्वर्स करेंगे ऑफ 1/2, तो अल्फ़ा निकालेंगे। वैसे देखा जाए तो अल्फ़ा निकालने पे 60 आ रहा है, और अगर मैं कॉस की बात करूँ तो वो 4th क्वाड्रेंट में मिलता है आपको, तो वैसे ही 180 तक की लिमिट दी हुई है, तो मोस्ट लाइकली ये ASTC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। अच्छा, कॉस इन्वर्स ऑफ -1/3 का भी आंसर देख लिया, वो आपको जाहिर सी बात है जो है वो आंसर देगा अपना ऑब्ट्यूस एंगल का। ऑब्ट्यूस एंगल का आंसर दे रहा है 109.5, तो यही दो आंसर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई आंसर्स नहीं है। ये देखो, ये गलती हो गई मुझसे कि मैंने 7 को रिपीट कर लिया, तो उसमें मार्क इंक्लूड हो गए, लिखा 7 ही है उस पर। पूरा पेपर ये जो है 2 पेजेस एक्स्ट्रा डल गए, लेकिन जो एंड में टैली करा गया ना, जब मैंने असिस्टेंट से टैली करवाया कि मार्क्स कितने हैं, तो उसने कहा कि भाई सर 75 मार्क्स ही हैं। तो बाद में पता चला कि भाई उसने देखा नहीं बेवकूफ़ ने कि भाई जो है वो तो मैं जो है ये भाई आपका रिपीटिशन हो रही है। तो खैर हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, इंसान है, कोई मसला नहीं है। मेरे से गलती हुई मार्क डालने में, और वो उसने टैली, मैंने कहा था अच्छे से देखना, तो उसने कहा सर पेपर आपका बड़ा परफेक्ट है। परफेक्ट के चक्कर में ये हमें पता ही नहीं चला कि इसके अंदर रेपिटेशन हो गई है। इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, बहुत मेहनत करता है मेरा असिस्टेंट भी भाई। चलो, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर A 3/2A एंड B रिस्पेक्टिवली। सही, अर्थमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। हम उसमें से कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर सेकंड वाली को पहली वाली से माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, जैसे मैंने निकाल लिया। तो पहली यही चीज़ नज़र आती है मुझे, और अगर 2-4 सीक्वेंस भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी दी हुई है ना, 1 2 3 सीक्वेंस दी हुई है, उसमें भी मैं कॉमन रेशो ऐसे ही निकाल लेता हूँ, दूसरी वाली को पहली वाले से डिवाइड करवा देता हूँ। कुछ ना हो ये पहला काम करता हूँ मैं ज़रूर। तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें डिफरेंस पता चल गया, डी पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म ए है, तो ये हो जाएगा A + D ब्रैकेट n-1। जब हमने ये करा तो हमारे पास थर्ड टर्म के लिए ये किया मैंने, क्योंकि थर्ड टर्म B पे दी गई थी, तो मैंने थर्ड टर्म के आंसर पे B लिखा, और उसके बाद A + D n-1 लगाया, जिसकी वजह से मेरा आंसर आ रहा है A = B/2। तो ये इक्वेशन बन गई एक, ये मैंने बनाई है A के टर्म्स में, B के सब्जेक्ट में भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। दूसरा मैंने क्या समझाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ ज्योमेट्रिक GP दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड करवा दिया, और हमें पता चल गया कॉमन रेशो। तो फर्स्ट वाली अगर A थी, सेकंड वाली 18 थी, तो 18/A कर दिया। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था, या ये भी कर सकता हूँ कि सर इसको भी तो कर सकते हैं कि ये थर्ड को सेकंड वाली से डिवाइड करवा दें, जब भी रेशो आ जाएगा तो बिल्कुल रेशो आ जाएगा। तो यही तो हेल्प है कि दोनों को फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वेट करके एक इक्वेशन बना सकते हो, जिससे हमारी इक्वेशन A के फॉर्म में ये आ रही थी। फिर मैंने कुछ नहीं करना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। थोड़ी अजीब सी थी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लिया, आप लोग भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद B की वैल्यू आएगी, तो अब आपको इक्वेशन के अंदर डालनी है, तो A भी आ जाएगा। तो B आ रहा है 24, A हो रहा है हमारे पास 12। चलो आगे चलते हैं। द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बाय, ठीक है, हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन y = gx इज टेंजेंट टू द कर्व y = fx। ये देखो, पूछने का अंदाज, अगर जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की हो तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, या फाइंड सेट ऑफ नहीं, फाइंड द वैल्यू, क्योंकि टेंजेंट है, A की वैल्यू आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन y = gx इज टेंजेंट। तो हमें क्या बताना है, कर्व के टेंजेंट बताना है कि कहाँ पे हमारी ये लाइन होगी, तो हमारी k की वैल्यू उस हिसाब से क्या होगी। ये क्वाड्रेटिक्स का सवाल है, क्वाड्रेटिक का वो सवाल है ये जिसके अंदर आप लोगों को B² - 4AC लगाना होता है, और =0 लगाएंगे क्योंकि टेंजेंट बोला हुआ है। तो सबसे पहले इक्वेशंस इक्वेट करोगे, क्योंकि A भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, A भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है। हम लोगों ने दोनों को बराबर करके सॉल्व करके इसको एक फॉर्म में लेकर आना है, B² - 4AC = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाने के बाद 2x² + 6x + 1 + k, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको B² - 4AC = 0 में डाल दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 7/2 k की वैल्यू आ रही है। आसान था, बस पता करना था कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इसको देख के अभी समझ में नहीं आता कि यार ये फंक्शन के साथ क्या आ गया मिलके, तो फंक्शन के साथ ये क्वाड्रेटिक्स है। इन द केस वेयर k = -9 फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज लेसर देन gx। अब वो कह रहे हैं कि ना k जो है ना वो -9 है, तो हमें बता दो सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच fx इज लेसर देन gx। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे हमने जो इक्वेट किया था, उसी इक्वेट करे हुए को हम यहाँ बुला लेते हैं, और इक्वल्स टू के बजाय हम लोग लेसर देन लगा देंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने फंक्शन ऑफ x की इक्वेशन लिखी है, फिर g की इक्वेशन लिखी है, तो लेसर देन लगा दिया मैंने। और इसको जब मैंने एक फॉर्म में लेकर आया, और उसके बाद जब मैंने ईजी है सॉल्व करना है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद लास्ट में 2 आंसर्स आ रहे हैं, और छोटे वाले आंसर को की हम लोगों ने, छोटे वाले आंसर की याद रखना, रेंज बनाने के लिए छोटे वाले आंसर की हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं, छोटा आंसर होता है, ठीक है।
तो छोटा आंसर है उसकी इनइक्वालिटी मैंने यहाँ चेंज की हुई है, देख लो, और उसके बाद हमारे पास एक रेंज बन के आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। इन द केस वेयर k इक्वल्स -1 फाइंड g इनवर्स f(x) कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ g इनवर्स f(x) इक्वल्स टू 0। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, g इनवर्स f(x) की इक्वेशन बनानी पड़ेगी जहाँ पे k इक्वल्स -1 होगा, ठीक है, बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो भी इक्वेशन थी g की हमने उठाई, उसके अंदर हम लोगों ने -1 डाला, ये थी इक्वेशन, हमने से -1 डाल के एक इक्वेशन बना ली और उसका इन्वर्स निकाल लिया। फिर लीनियर इन्वर्स है, बहुत आराम से निकलेगा, कोई मसला ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी पार्ट्स मैंने जान करके डाले थे ताकि आप लोग आराम से इधर तो मार्क्स गेन करो। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस चीज़ों को आराम से क्रैक, इस पेपर को आराम से क्रैक कर लिया होगा, आई एम श्योर। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर बेसिक, अक्सर ये होता है कि बच्चे ना एडवांस बहुत आराम से कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ इन्वर्स निकालना है, क्वाड्रेटिक का पता है सर कि हम लोग अभी पता है क्या करेंगे, हम जो है वो लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि इतने अच्छे माशाल्लाह से बच्चे, और वो बोलते हैं सर हमें लीनियर इक्वेशन का इन्वर्स नहीं आ रहा। वे भाई सब्जेक्ट बनाना है और कुछ नहीं करना, सर ऐसे भी होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हर तरह का बच्चा होता है, बहुत तेज़ भी होता है। बोले कुछ बच्चा बोले कि सर ये क्या बात कर रहे हैं भाई, लीनियर किसको नहीं आता, लीनियर तो हमारे पास ओ लेवल्स वालों को भी आता है, तो क्या कर सकते हैं। तो हर तरह का बच्चा आता है, इसलिए बहरहाल आप लोगों को बताने का ये मकसद है कि ये बेसिक्स भी आप लोगों ने कर लिए हैं और थोड़ा एडवांस भी कर लिए, नीचे कंप्लीट द स्क्वायर भी आ रहा है, तो अच्छी बात है, आप लोगों का इसी तरीके से अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अच्छा, बहरहाल अब कंपोजिट करते हैं, जी इन्वर्स f(x). कंपोजिट में भी मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि f(x) को अंदर भेजा मैंने, फिर ये इक्वेशन डाली और उसके बाद जी इन्वर्स ऑफ x की जगह पे मैंने ये इक्वेशन डाल दी और उसको सॉल्व कर लिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, और क्योंकि इन्होंने जी इन्वर्स ऑफ f(x) की जगह इन्होंने कहा था इक्वल्स टू 0 है, मतलब y इक्वल्स टू 0 बोला हुआ था, तो मैंने यहाँ 0 डाल के इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो मेरे 2x के आंसर आ रहे हैं। तो आंसर क्या है, आंसर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -4 आंसर। आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन f(x) इन द फॉर्म ऑफ 2, एक्सप्रेस f(x) इन द फॉर्म ऑफ 2 ब्रैकेट x प्लस a स्क्वायर प्लस b। देखो यहाँ पे आ गई ना हमारे पास कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले 2 को कॉमन लेना होगा। डिफरेंट मेथड्स होते हैं हर किसी के पास। मेरा ये मेथड है कि मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे यहाँ पे 2 को कॉमन लिया ताकि एक्स स्क्वायर रहे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 रहे, और उसके बाद क्या करना है, बीच वाले नंबर को हाफ करना है, हाफ करके दिमाग में सोचना है और उसको पहले +2 स्क्वायर के साथ लिखना है, फिर -2 स्क्वायर के साथ लिखना है। अच्छा, जब आपने 2 कॉमन लिया होगा तो जाहिर सी बात है पूरी इक्वेशन में से लिया होगा, तो हर जगह से लेने की वजह से 1 से लेने की वजह से 1/2 आ गया होगा, तो ये तो ऑब्वियस बात है। यहाँ पे ये मैंने एडिशनल पार्ट डाला है जिससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, बल्कि ये डालने से क्या होता है, आप लोग इसको इसमें डाल सकते हो। फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हो। जो रिमेनिंग बचेगा फिर आप उसको सॉल्व करोगे लाइक दिस, -4 + 1/2 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, 7/2 आ रहा है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे विद ब्रैकेट एज वेल एज द सेकंड, जो कि 7/2 है, सेकंड टर्म -7/2 जो है। अच्छा, अब आपके पास ये फॉर्म चेंज हो गया। वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि हैंस स्टेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x) मतलब वो कह रहे हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ y बता दो, हमारा ग्राफ कैसा होगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ y क्या मतलब कि हमारा ग्राफ कितना नीचे जा रहा होगा, तो -7 तक गया है हमारा ग्राफ। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये y होता है और ये x होता है। अंदर की जो वैल्यू होती है वो -2x हो गया, हमारा साइन चेंज करके लेते हैं, और -7 हमारा y हो गया। तो -7 अगर हमारा y हो गया तो लीस्ट वैल्यू ऑफ y पूछी हुई थी, तो -7 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 10 एंड देन क्वेश्चन 11 है हमारा, बस ख़त्म हो रही है। द सर्कल x² + y² + 4x - 2y - 20 = 0, इसका सेंटर C है एंड पासेस थ्रू पॉइंट AB। 1 मार्क के लिए मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है किसी को डायरेक्ट मेथड पता हो कि सर ये डायरेक्ट भी हो सकता है, तो डायरेक्ट के लिए 1 मार्क है। नहीं तो मैंने यहाँ पे भी क्या करनी है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करनी है। मैं यहाँ समझा नहीं रहा कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, मैं ये बस ये बता देता हूँ कि ये जो बीच के होते हैं इनको हाफ करके पहले +2 स्क्वायर लिखते हैं, फिर -2, मतलब पहले प्लस के साथ लिखते हैं, फिर माइनस के साथ लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, या फिर आप लोग अपने हिसाब से जो इसको कर सकते हो। तो बेसिकली किया क्या है, मैंने इसकी फॉर्म उसके अंदर चेंज कर दी है मैंने, जो वो हमारे पास x + x सेंटर स्क्वायर, सॉरी x - x सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y - y सेंटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। जो हमारी ये फॉर्मेट होता है ना सर्कल इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ सर्कल का,
तो उस फॉर्मेट में मैंने इसको चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। फॉर्मेट चेंज करी मैंने, ये आंसर आ रहा है मेरा। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए मैंने क्या करना था, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करना था। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करने के बाद ये पता चल गया कि हमारा सेंटर, अच्छा अब सेंटर कैसे निकाला जाता है, साइन चेंज करके। अभी आप लोगों ने फार्मूला देखा, अभी मैं अगर आप लोगों को फार्मूला दिखाऊं, फार्मूला क्या था, x माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो प्लस है, तो इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू, आपका जो सेंटर होगा वो -2 और 1 होगा। अगर कोई हार्ड एंड फास्ट याद रखना चाह रहा है तो याद रख ले कि भाई ये जो अंदर जो हमारे पास x के साथ प्लस या माइनस हो रहे होते हैं, इनकी साइन चेंज करके इनको ले लो सेंटर के लिए। ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, अंदर से आप उठा रहे हो तो साइन चेंज करके उठा लो बस, जो अगर हार्ड एंड फास्ट याद रखना चाह रहा है। 1 मार्क के लिए काफ़ी बहस हो गई, आगे चलते हैं। इट इज़ गिवन दैट द मिड पॉइंट D ऑफ AB हैज़ अ कोऑर्डिनेट दिए में हम लोगों को, कोऑर्डिनेट दिए में। Find the equation of AB giving your answer in the form of y equals mx plus c. Okay. Midpoint of AB है, अच्छा AB coordinates क्या है ज़रा ऊपर देखते हैं। Passes through the point AB. सर्कल की इक्वेशन passes through the point AB, तो मतलब सर्कमफ्रेंस में होंगे ये पॉइंट्स। और अगर मैं इसका मिड पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। अब ये कहीं पे भी बनाता मैं कॉर्ड, आप ये नहीं बोलना कि सर ये आपको कैसे पता है ऐसे बन रहे हैं, आप कहीं पे भी बना लो। समझाने का मकसद ये है कि सेंटर से अगर देखा जाए तो सेंटर से ये जो हमारे पास ये जो लाइन है जो रेडियस बना रही होगी आगे जाके, ये लाइन और ये जो डी पॉइंट है ये, और फिर जो आपकी लाइन ए बी है, हर डायग्राम में, हर तरह की डायग्राम में ये हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही आ रहे होंगे। तो अब फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ का, अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग ग्रेडियंट ऑफ सी डी निकाल लो, ये निकाल लो ग्रेडियंट ऑफ सी डी। ये देखो डायग्राम में मेरी ग्रेडियंट ऑफ सी डी निकाल लोगे तो साइन चेंज और इन्वर्स करोगे उसको तो आपका ए बी का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने की है, 1/7 आया था, ए बी का ग्रेडियंट चाहिए, साइन चेंज इन्वर्स कर दिया मैंने। अब जो डी पॉइंट है, एक पॉइंट चाहिए होता है ना हमें इक्वेशन बनाने के लिए, और ग्रेडियंट चाहिए होता है, तो ग्रेडियंट मिल गया। अब ये जो डी पॉइंट है इसी की मदद से और ग्रेडियंट की मदद से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इक्वेशन आराम से बन गई। अगर 1/2 है, 3/2 रख के करना चाह रहे हो जब भी सेम आंसर आएगा, 1.5 लिख रहे हो जब भी सेम आंसर आएगा, कोई मसला नहीं। मैंने 1.5 रखा है तो आंसर सेम आ रहा है। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन द एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अभी हम लोगों ने देखा एक सर्कल था और एक सर्कल पे एक लाइन बनाई हम लोगों ने, उस लाइन पे इंटरसेक्शन हो रही है किसकी, सर्कल की, सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। तभी ये कह रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं बाय कैलकुलेशन दिखाओ, तो साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली करने के लिए साइमल्टेनियस कुछ मसला नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। जिस तरह आप लोग साइमल्टेनियस करते हैं उसी तरीके से मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको। मैंने 12 - 7x लिख दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं इसको a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपैंड कर सकूँ। तो ये बहुत बेसिक बात है। तो बहरहाल जब हमारे पास इक्वेशन आई, जब क्वाड्रेटिकली इक्वेशन थी, हमने मिल्टन ब्रेकिंग करके सॉल्व करी, तो 2 आंसर आएंगे। क्यों 2 आंसर आएंगे, क्योंकि हमारा जो सर्कल था ये 2 जगह कट कर रहा है, तो 2x आएंगे, जाहिर सी बात है। हमसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछा हुआ था। 3 मार्क के लिए काफ़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं, तो ध्यान से करना, प्लस माइनस मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग में से किसी की हुई होगी तो आप लोग को देख सकते हो। आगे लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा जी, क्वेश्चन ज़रा अगर पढ़ें, डायग्राम शोज द कर्व विद द इक्वेशन y, इक्वेशन दी हुई है y ब्रैकेट y इक्वल्स टू x ब्रैकेट x - 2 का होल स्क्वायर। द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व हैज़ a coordinate a, 0 and x coordinate of the maximum point is b। मैक्सिमम पॉइंट b है और वो कह रहे हैं कि जो a कोऑर्डिनेट है, जो उसका मिनिमम पॉइंट होगा ग्राफ का ऑफ कोर्स, वो क्या है हमारा a, 0 है। अब ज़रा इक्वेशन देखो और गौर करो इक्वेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिनका पक्का है उनको पता चल गया होगा। अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, या अगर हम बात करते हैं उसकी, आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सॉरी, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड की बात करते हैं, तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में अभी मैंने समझाया कि अंदर की वैल्यू को जब आप लेते होते हो, अंदर जो होल स्क्वायर में अंदर जो वैल्यू होती है वो x कहलाती है, और उसकी हम साइन चेंज करके लेते हैं, x = 2 है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेशनरी पॉइंट है, ये स्टेशनरी, जो हम लोग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड कर रहे हैं, जो उसमें x और y निकाल रहे हैं, वो स्टेशनरी पॉइंट के तो x y निकाल रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर समझाया था, याद करो, कहाँ गया, खैर ये रहा। हाँ, तो हमारा एक कर्व बन रहा था और हमने बोला था यहाँ पे -7 है, और ये पॉइंट में x क्या होगा हमारा, अगर हम इसमें से देखें तो इसमें -2 होगा। साइन अंदर की
चेंज करते हैं, वही वाली बात है, फॉर्मेट होता है इसका, इसलिए साइन चेंज हो रही होती है। आप लोग याद भी रख सकते हो कि साइन चेंज होती है भाई, ऐसे भी कर सकते हो। बहरहाल तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, हमने जब इसको देखा तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 2 होगी। तो ये 1 मार्क का सवाल था, बहुत बेसिक था, तो हमने आराम से बता दिया कि ये क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट है, तो अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है हमारा कर्व का, क्यूबिक कर्व का, तो फिर ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, बी निकालना है हम लोगों को, बी की वैल्यू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है ये, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स देयर आर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स इन द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ कोर्स। सो इफ़ वी डिफरेंशिएटेड, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dy अपॉन dx करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ग्रेडियंट इन पॉइंट्स में, इन पॉइंट में ग्रेडियंट 0 होता है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं विद 0 dy अपॉन dx को। पहले dy अपॉन dx करना पड़ेगा, इक्वेशन पहले तो एक्सपैंड करो। सबसे पहली बात जो गलती हुई होगी, इक्वेशन एक्सपैंड नहीं हुई होगी, और लग रहा होगा कि आंसर ही नहीं आ सकता सर, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, सबसे पहला काम है कि आप अपनी इक्वेशन को एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने के बाद dy अपॉन dx करना है, dy अपॉन dx की जो भी इक्वेशन आएगी इसको इक्वेट करना है विद 0। 0 से इक्वेट करने के बाद कुछ भी नहीं है, आगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे, 2 आंसर आएंगे, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3। तो x इक्वल्स टू 2 किसका आंसर है, जो हमने पहले निकाला था, ये रहा, और x इक्वल्स टू 2/3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो 2/3 होगा, और यहाँ पे 2 होगा, तभी तो 2 आ रही है। 2 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, मतलब dy अपॉन dx है 2 जगह पे, dy अपॉन dx 0 है 2 जगह पे। अब चलो लास्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया निकालना काफ़ी आसान होता है, इंटीग्रेट किया जाता है इक्वेशन को। इंटीग्रेशन इसकी बहुत ही पप्पू, बहुत ही आसान थी। ये करने के बाद कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ द शेडेड है, 0 की लिमिट ले लो और 2 की लिमिट ले लो, तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कोई बोले मुझे सर यहाँ से यहाँ ले लूँ मैं, तो कोई मसला नहीं है बेटा, फिर आपको यहाँ से यहाँ का भी करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रहे हो, जब आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 और यहाँ से 2 ले सकते हो, तो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ इसी तरीके से निकलेगा और सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, बहुत आसान है। लिमिट क्या है, 2 जब डाली और वहाँ 0 डाली तो ख़त्म ही हो गया, इसलिए 4 मार्क्स इसमें आराम से मिलेंगे, कोई मसला नहीं था। यहाँ मोस्ट लाइकली हो सकता है स्टूडेंट्स फंसे हों, क्योंकि ये सेकंड ट्रिकी क्वेश्चन डाला था मैंने, बाकी वो हो गया फर्स्ट ट्रिकी जो मैंने बायनॉमियल वाला बताया, और ये सेकंड है। अब इसको ज़रा गौर से समझ लो। द ग्रेडियंट dy अपॉन dx ऑफ द कर्व हैज़ अ मिनिमम वैल्यू m। कह रहे हैं dy अपॉन dx ऑफ द कर्व हैज़ अ मिनिमम वैल्यू m, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, कर्व की नहीं बोल रहा वो, dy अपॉन dx की वैल्यू है कोई मिनिमम। वहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही होगी, मतलब dy अपॉन dx मिनिमम है, किस पॉइंट में मिनिमम है, एक वैल्यू होगी m, dy अपॉन dx की कोई वैल्यू होगी m, उधर ग्राफ मिनिमम है किसका, dy अपॉन dx का। अब आप इसमें ये नहीं कहना कि सर ये तो कर्व की बात कर रहे हैं, इसमें कर्व की बात ही नहीं हो रही, थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है ये भी। तो इसके अंदर क्या कहेंगे कि dy अपॉन dx मिनिमम है किसी dy अपॉन dx की वैल्यू जो m होगी उस पर, मतलब dy अपॉन dx 2 होगा तो हो सकता है हो, dy अपॉन dx 5 हो तो उसमें हो, हमें नहीं पता, उसमें मिनिमम हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx का मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें dy अपॉन dx को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फर्दर, तो d² y अपॉन dx² आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा वो कोऑर्डिनेट या वो पॉइंट x की वैल्यू जहाँ पे हमारा मिनिमम होगा dy अपॉन dx, कर्व नहीं, ग्राफ नहीं जो ऊपर था। प्लीज़ ये बात याद रखो, ये तभी थोड़ा सा टेक्निकल है। dy अपॉन dx को ऐसे समझ लो कि इक्वेशन है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो ताकि उसका मिनिमम पॉइंट ऑफ x पता चल जाए, और उस पर फिर पता लगा लो कि वो जो मिनिमम पॉइंट निकला है उस पर dy अपॉन dx आ क्या रहा था। ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को ज़रा लूप करके सुनना तो समझ में आ जाएगा। dy अपॉन dx का मिनिमम पॉइंट, dy अपॉन dx समझो एक इक्वेशन है, उसका मिनिमम पॉइंट, उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो कैसे आएगा, dy अपॉन dx को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो d² y अपॉन dx², और जब इसको हम लोग करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, अच्छा मिनिमम पॉइंट है तो d² y अपॉन dx² 0 रखेंगे, मतलब dy अपॉन dx का डिफ्रेंशिएशन को 0 रखेंगे, और उसके बाद जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को यूज़ करेंगे हम लोग dy अपॉन dx की इक्वेशन में, ताकि ये पता चल जाए हमें कि dy अपॉन dx कितना आ रहा है, वही तो वैल्यू होगी हमारी। अब एक बात ज़रा समझाता हूँ मैं इसमें, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता ना तो बहुत आराम से क्रैक करके बैठे होते आप लोग सब। ये होता ना y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये dy अपॉन dx कहाँ से आया, ऊपर से उठाइए इक्वेशन। अगर कोई कंफ्यूज हो जाए ना कि सर ऊपर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, dy अपॉन dx को ऊपर से ही लोगे ना। बहरहाल ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये मैंने अगर
y इक्वल्स टू के फॉर्म में देता ना, डी वाई को छोड़ दो इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में देता आप बोलते सर ये तो बेहद आसान है, क्योंकि क्वेश्चन आगे पढ़ें तो क्वेश्चन कह रहा है कि ना एक मिनिमम पॉइंट है, उस पर जो है वो y आ रहा होगा, y की वैल्यू बता दो। तो आप लोग क्या करोगे, मिनिमम, वो कह रहे हैं मिनिमम पॉइंट पे y की वैल्यू बता दो, तो आप बोलोगे सर x की तो वैल्यू फाइंड करें पहले, और x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, फिर इसको dy/dx करोगे, और फिर क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी है dy/dx को 0 रख के सॉल्व कर लोगे, और बोलोगे सर x की वैल्यू 4/3 आ रही है। तो अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दें ताकि आपको y पता चल जाए। ये ज़रा बात गौर से समझो और इसको कनेक्ट करो विद दैट। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, बस ये किया क्या है इन्होंने, गेम यहाँ पे क्या किया है कि dy/dx का कह रहे हैं मिनिमम क्या होगा, कर्व का नहीं कह रहे, इक्वेशन ऑफ द कर्व का नहीं कह रहे, dy/dx का कह रहे हैं। तो आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके x निकालोगे, और फिर उसी x को dy/dx की इक्वेशन में डाल के निकाल लोगे कि क्या वो आ रहा है, हमारा m की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये था आप लोगों का एग्ज़ाम। अब टिप यही है बेटा, पैनिक नहीं करना। थोड़ा सा मैंने ट्रिकी लिया है, 2 पार्ट डाले हैं, तो इस तरीके से एग्जामिनर भी कर सकता है भाई, बहुत अच्छा चले जाए, थोड़ा सा आप लोग अच्छा ना जाए तो मायूस नहीं होना, इंस्ट्रक्शंस क्लियर पढ़ना, पेंसिल से नहीं करना वर्किंग्स, बहुत बच्चे करते हैं तो उनके ग्रेड ख़राब होता है। आप लोग पूरा प्रॉपर पेन से करना, कैलकुलेटर रेडियंस डिग्री में चेक कर लेना, ये भी एक भूल होती है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ देख के करना, और इंशाल्लाह अच्छा होगा आप लोगों का। इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा पढ़ लेना, वैसे तो पढ़ते रहते हो लेकिन एक दफ़ा फिर भी पढ़ लेना, और MF19 कोशिश करना यूज़ ना हो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो, तो इंशाल्लाह आप लोग का सबका अच्छा जाए। जैसे APGP के फार्मूला हैं और अदर फार्मूलाज हैं, बायनॉमियल है, उसमें अक्सर बच्चे MF19 पे रिलाई कर रहे होते हैं। प्लीज़ इस पर रिलाई नहीं करो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये 1 hour 50 minutes का, इवन दो वी डिड इट इन 50 minutes बिकॉज आई एम द टीचर, आई ऑलरेडी सॉल्व दैट। लेकिन अगर आपकी बात करूँ, आप लोगों की बात करूँ, तो आप लोगों को टाइम लगता है, टाइम कम मिलता है, 10 मिनट से या 15 मिनट मिलते हैं रीचेकिंग के लिए, और A levels में रीचेकिंग करना मतलब दिमाग ख़राब करना। लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड टू रीचेक। छोटी मोटी बायनॉमियल में गलती हुई होती है, प्लस माइनस की, या छोटी मोटी गलती होती है, इससे मार्क के लेवल में काफ़ी कटते हैं। शुरू में ही अगर आपने गलत कर दिया तो सारे ठक 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 लाइन से मार्क्स कटते हैं, O levels नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, मेरी दुआएं आप लोग सबके साथ, और इंशाल्लाह इसको टैली करो, और अगर हो सके तो मार्क्स बताओ, नहीं है तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और इंशाल्लाह कल का पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़।